बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको हमारी सीरीज़ एन एम डी कैट 2022 में खुश आमदीद है। हम पीछे कई टेस्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, P3, P4, P5 और P6। इस दफ़ा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन 60 MCQs आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं वॉच की तो पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो पिछले टेस्ट की डिस्कशन थी उनको भी वॉच कर लें। अभी हम फ़िलहाल जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ P6 इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इफ़ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज़ नॉट फ्री स्पेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी। तो डेफिनेटली अगर दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम जो है वो अगर फ्री स्पेस नहीं है तो उस केस में आपको पता है कि फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर फ्री स्पेस मीडियम नहीं है तो इसका मतलब कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो उस केस के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो एफ नॉट ओवर एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है हमेशा मोर देन 1 होती है, तो इसलिए एफ नॉट को जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है जी। तो ये लॉजिक और रीज़न थी, तो इसलिए हम बीटा ऑप्शन टिक करेंगे, डिक्रीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच मटेरियल मीडियम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज़ मैक्सिमम। ये कौन से मीडियम में जो फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में, फॉर विच मटेरियल मीडियम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज़ मैक्सिमम, कौन से मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो डेफिनेटली ये हमें डिफरेंट मटेरियल्स दिए हुए हैं। देखें ये अमोनिया है, तो अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो 25 के बराबर होता है। उसके बाद जर्मेनियम है, जर्मेनियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 की वैल्यू होती है। माइका की वैल्यू जो है वो 7.5 है और टेफ्लॉन की वैल्यू जो है वो 2.1 के बराबर है। तो आपने देखा कि जो टेफ्लॉन है उसके अंदर जो वैल्यू है सॉरी उसके अंदर जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उसकी वैल्यू सबसे कम है। तो इसलिए हम राइट ऑप्शन टिक करेंगे डेल्टा के, फॉर विच मटेरियल मीडियम द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, तो इट विल बी टेफ्लॉन। तो अगर क्वेश्चन होता कि फॉर विच मटेरियल मीडियम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मिनिमम, तो देन अमोनिया वाज द राइट ऑप्शन। मैंने आपको डिटेल से ये बात बताई है कि आपकी बुक के अंदर जो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यूज मेंशन है टेबल के अंदर, उसको याद कर लीजिएगा। तो अमोनिया की वैल्यू एक्चुअली मैक्सिमम है इन चारों गिवन ऑप्शंस में, वो 25 के बराबर, और टेफ्लॉन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, 2.1 के बराबर है। इसलिए अगर आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब भी आ जाता है दो चार्जेस के दरमियान में, तो डेफिनेटली ये जो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है और दोनों जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू पहले से डिक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो बीटा ऑप्शन राइट थी इसमें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू। तो हमें पता है कि हम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू है। हमें उसने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। हम यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो बराबर आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1 कूलम, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा कि 1 कूलम जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 5 है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज। तो ये चार्ली ऑप्शन राइट है, 1.0006 के बराबर होता है, इसको आपको याद रखना होगा। अगर वैक्यूम होता तो फिर वैल्यू जो थी 1 थी, अगर एयर है तो फिर 1.0006 वैल्यू आती है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है दी एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज। तो आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं, अभी मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ था कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो रेशो होती है दो फोर्सेस के दरमियान में, एफ नॉट ओवर एफ एम के दरमियान में। तो ये रेशो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़ है,
इसलिए इसके कोई यूनिट नहीं होते। तो रिलेटिव परमिटिविटी के कोई यूनिट नहीं होते, तो इसलिए हमने लिखा नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर। तो यहाँ पे हमें फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट के यूनिट पूछ रहा है। तो आप ये जो फार्मूला है कूलम का, फ्री स्पेस के अंदर जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस फार्मूले से एप्सिलॉन नॉट के यूनिट निकाल सकते हैं, वो बराबर आ जाएंगे 1/4 पाई F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखें हम आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। ये चार्ज के यूनिट कूलम है, तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा, और फोर्स के यूनिट ऊपर जाके पर न्यूटन हो जाएंगे, और डिस्टेंस के यूनिट पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमसे उसने एप्सिलॉन नॉट के यूनिट पूछे थे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट हमारे पास आ गए। तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेल्टा ऑप्शन राइट थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन डेफिनेटली उसने पूछी है। तो आप सिंपल ये फार्मूला लगा लें, यही फार्मूला दोबारा लगा लें क्वेश्चन नंबर 8 में। तो हम लिखेंगे k इंटू Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो k की वैल्यू हम लगा लेते हैं, F इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो k की वैल्यू पुट करें, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर है। तो ये दोनों आ जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फिर दोबारा लिखेंगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि वैल्यू रिपीट हो गई है। और फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने दिया हुआ है रिपल्शन 1 मीटर अपार्ट है। तो डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 मीटर 1 का स्क्वायर कर दें तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिएगा किसके बराबर आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹। हम यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर करेंगे, 1.6 का स्क्वायर करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 9 के साथ। तो हमारे पास 23.04 आंसर आ जाएगा। 23.04 इंटू 10⁻, ये +9 थी और -19 -38 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी पावर 9 -38। ओके हो गया स्टूडेंट्स, हमने 1.6 का स्क्वायर किया और उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 23.04 आंसर आ गया। बाकी जो वैल्यूज थी उनको 10⁻9 माइनस, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ, तो -13 बना देगा। बहरहाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 इंटू 10⁻⁻29। 23 इंटू 10⁻⁻, ये वाली ऑप्शन आ जाएगी -28। ओके हो गया। तो ये राइट ऑप्शन थी हमारे पास। 23 इंटू 10⁻⁻29 बनता है अगर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि चूँकि उसने हमें ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं दी थी, इसलिए हमने डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक पावर और जनरेट होगी, 10⁻+1 बन जाएगी, तो -29+1। तो आप फोर्स को लिखेंगे 2.3 इंटू 10⁻⁻28। तो आई थिंक अब हमने राइट ऑप्शन को पिक कर लिया है, ठीक है। डेफिनेटली ये देखें, ये ऑप्शन थी 2.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में राइट ऑप्शन आ गई बीटा, ये हाईलाइट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन इफ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन r इक्वल टू 2.1 बिटवीन द चार्जेस, देन द फोर्स बिकम इक्वल टू। तो डेफिनेटली इसमें हमें दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, मीडियम का Fm फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैल्यूज गिवन है, हमें फोर्स इन द मीडियम निकालनी है। हमारे पास F0 उसने दी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन। पहली वाली फोर्स थी 42 न्यूटन, जब हमने उसमें मीडियम प्लेस कर दिया 2.1 का, तो नई फोर्स Fm जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप 42 को 21 से डिवाइड कर दें, सॉरी 2.1 से, 42 को 2.1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया।
जी, हम नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइट का इशू था। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हो चुका। क्वेश्चन 10 देखिए, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर। तो दोबारा से अगर आप ट्राई करते हैं कूलम का फार्मूला, तो F इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू ओवर आर से फार्मूला लगाएंगे। तो यूनिट चार्जेस इसने बोले और हम के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लगाएंगे। ये भी यूनिट तो ये आ जाएगा 1, और डिस्टेंस भी उसने 1 मीटर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे वो भी 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर आ जाएगी। तो इसलिए हम चार्ली ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 10 के अंदर चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 11 देखें, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के डिपेंड्स अपॉन। तो डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है बुक के अंदर कि नेचर ऑफ द मीडियम पे इसकी डिपेंडेंस है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे इसकी डिपेंडेंस है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन को हम राइट करेंगे। क्वेश्चन 12 देखें, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज 4 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2, द फोर्स बिटवीन देम बिकम। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें फिर दोबारा वही फार्मूला यूज करना है, एफ एम इक्वल टू एफ नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी एफ एम फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट फोर्स इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे उसने दी हुई है हमें, 4 न्यूटन है, और ये 4/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन राइट ऑप्शन होगी, ठीक है, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम बीटा ऑप्शन को राइट करेंगे। क्वेश्चन 13 देखें, टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो हमें डेफिनेटली उनकी जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज तो 5 माइक्रोकूलम पे जो फोर्स लगाएगा, तो ये क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होती है, तो डेफिनेटली इस फोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर रहती है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि जितनी चार्ज 1 माइक्रोकूलम लगाएगा उतनी ही 5 माइक्रोकूलम लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ही जितनी फोर्स लगा रहे होते हैं, तो कूलम फोर्स मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर रहती है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगी 1:1 के बराबर। जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जी क्वेश्चन नंबर 14 में है, इफ both the magnitude of the charges and the distance between them is double then the coulomb force will be। तो अगर हम कह रहे हैं कि आप फिर दोबारा कूलम फोर्स का फार्मूला लिखें, ये आ जाएगा F इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू ओवर आर। से फिर कह रहे हैं कि दोनों को आप डबल कर दें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को ये 2q1 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और डिस्टेंस की वैल्यू जो है उसको भी डबल कर दें। तो देखिए हमारे पास ऊपर से ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा, यार एक इंटू क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर। तो ये जो प्रीवियस फोर्स थी उसके मुकाबले में हमारे पास जो नई फोर्स आई है, ये लेट्स टेक के प्रीवियस फोर्स थी, तो एफ डैश उसका वो उसी फोर्स के बराबर है, 4 फोर्स से कैंसिल कर दें, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम बोलेंगे चार्ली ऑप्शन राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में चार्ली ऑप्शन आ जाएगी, रिमेन सेम। जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू अपोजिटली चार्ज balls A and B attract the third ball C when placed near them turn by turn, the third ball C must be। तो सही ऑप्शन पहले ही आपके सामने है, यह है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ए और बी लेट्स से के दो चार्ज बॉल हैं और अपोजिटली चार्ज है। लेट्स से कि हमारे पास ये एक ए चार्ज बॉल है और ये एक चार्ज बॉल बी है। दोनों के ऊपर आप देख रहे हैं कि अपोजिट चार्जेस हैं। हम एक न्यूट्रल बॉडी को लेट्स से कि इसके पास लाते हैं, इसके पास भी लाते हैं और इसके पास भी लाते हैं। तो डेफिनेटली न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल कंडक्टर है फर्स्ट किया, तो जब वो इसके पास लाएंगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसके दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। फिर दोबारा हम इसके पास जब लेके जाएंगे तो इसकी जो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा और पुश कर देगा अपोजिट एंड पे, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये इसके अंदर इंड्यूस हो जाएंगे इस साइड पे, नीयर एंड पे।
तो ये नियरर एंड और ये दोनों फिर दोबारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि न्यूट्रल बॉडी है ये, क्योंकि ना दोनों केसेस में अगर अट्रैक्शन हो रही हो तो इसका मतलब वो बॉडी न्यूट्रल है। अगर ऐसा होता कि चार्ज बॉडी होती तो यकीनी तौर पे वो एक ए बॉडी से या बी बॉडी से ज़रूर रिपेल होती। तो न्यूट्रल बॉडी होगी क्योंकि दोनों दफ़ा वो अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, दोनों दफ़ा ही जो बॉडी है वो अट्रैक्ट हो रही है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी दोनों दफ़ा अट्रैक्ट होगी, चाहे ए के पास ले जाएं चाहे बी के पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16. If F1 and F2 are the magnitude of forces acting on alpha particle and electron respectively when moving perpendicular to the magnetic field, then actually ये क्वेश्चन तो वैसे मैग्नेटिक फोर्स का है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला Q into dV sin थीटा है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली चार्ज पे डिपेंड करती है। तो अगर बाकी सारे पैरामीटर सेम रख दिए जाएं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो एक अल्फा पार्टिकल हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर आपको पता है कि चार्ज की वैल्यू डबल होती है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, इसलिए फोर्स की वैल्यू भी डबल होगी। तो हम ये बोलेंगे कि अल्फा वाली फोर्स जो है वो ग्रेटर होगी किससे, इलेक्ट्रॉन वाली फोर्स से, यानी F1 जो है वो F2 से ज़्यादा होगा। तो बीटा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 17 देखें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ and the charges are also double, then the force between them will be, यानी फिर दोबारा ये फार्मूला देखते हैं हम, F is equal to K into Q1 into Q2 over R स्क्वायर। तो देखिएगा कह रहे कि अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज हाफ कर दें और जो मैग्नीट्यूड है उनको डबल कर दें, तो डेफिनेटली इसको भी 2 टाइम ज़्यादा कर दिया, इसको भी 2 टाइम, तो 4 टाइम वैल्यू होगी, ये आ जाएगा 4, ये नई जो वैल्यू आएगी 4 इंटू के Q1 इंटू Q2 ओवर R, डिस्टेंस को हाफ कर दें तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे 1/4 होगा, ये 1/4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में जाके, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी R स्क्वायर इंटू 4। तो ये हमारे पास जो नई फोर्स आएगी वो 16 टाइम हो जाएगी किसके, K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर की, और ये जो फोर्स थी ये प्रीवियस फोर्स थी, तो हमें पता चला कि 16 टाइम वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई है किसके मुकाबले में, जो पिछली फोर्स थी उसके मुकाबले में। तो इसलिए हम राइट ऑप्शन लगाएंगे डेल्टा 16 टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन इज़। तो हमें फिर से ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर कितना चार्ज है, या रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे उसने कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर बोला है, तो दोनों साइडों से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 10⁻⁷, या रहेगा 1 इंटू 10⁻⁷, तो दोनों साइडों से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁹, और यह रहेगा 10⁻⁷। जी, तो -19 और +7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से -19 +7 करें तो हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर आंसर आ जाएगा। -19 +7 कर दें तो हमारे पास -12 आ जाएगा। तो ये 1 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ये कूलम में आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसलिए हमने 1.6 इंटू 10⁻12 कूलम को राइट क्लिक किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 19, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज़ द प्योर डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डेफिनेशन नहीं है, मैग्नेटिक इंडक्शन की भी नहीं है। क्वेश्चन 20 देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स। तो डेफिनेटली अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं E इक्वल टू के इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो अगर आप बेटे वैल्यू जो है वो हाफ करते हैं डिस्टेंस की, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 बनेगा, 1/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 इंटू के इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो ये पिछली वैल्यू थी, तो E डैश की वैल्यू E के मुकाबले में 4 टाइम ज़्यादा होगी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। जी बेटे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 21 है, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज।
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। यहाँ पे अगर चार्ली ऑप्शन में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखा होता तो चार्ली ऑप्शन राइट होती, लेकिन ये चूंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर लिखा हुआ है, क्योंकि बुक की स्टेटमेंट है कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी चार्ज पार्टिकल दैट इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द फेराडेज। सो दैट्स व्हाई हियर द ऑप्शन इज नॉट ट्रू। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर की जगह पे अगर चार्ज होता तो फिर ये वाली ऑप्शन ठीक थी, लेकिन अभी हम अल्फा ऑप्शन पे फोकस करेंगे क्योंकि ये राइट ऑप्शन बन रही है कि इट इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए प्रोटॉन प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कंटेनिंग इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो डेफिनेटली जीरो फोर्स होगी कि प्लेट ए भी पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट बी भी पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर आप उन दोनों के दरमियान में प्रोटॉन रखते हैं तो नेट रिपल्सिव फोर्स दोनों की तरफ से जो लगाई जाएगी वो बराबर होगी। लेट्स से ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये आपने प्रोटॉन रख दिया, प्लेट ए इसको रिपेल करेगी एफ ए फोर्स के साथ राइटवर्ड, और प्लेट बी इसको रिपेल करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ ए और एफ बी दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगी, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएंगी। क्वेश्चन 23 देखें, द कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेराडेज। हमारी बुक की स्टेटमेंट है इसलिए हम फेराडेज लॉ का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो बीटा ऑप्शन राइट आ जाएगी, ठीक है, फोर्स ओवर क्यू, एफ ओवर क्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25, 1 जूल इज इक्वल टू। तो हम देखते हैं कि 1 जूल किसके बराबर है, वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। एक्चुअली आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट के, और कूलम वोल्ट को ही हम जूल बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कूलम वोल्ट जो है वो जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकाल लें 1 जूल की, तो ये सारा फैक्टर यहाँ पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा 1 जूल। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारे राइट ऑप्शन थी। तो 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी कि 1 जूल बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, तो ये राइट ऑप्शन आ जाएगी डेल्टा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 26, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड होता है। हमने बारहा ये पढ़ा है बुक्स के अंदर, फिगर्स देखी हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हम इसी अंदाज में शो करते हैं, और इसको क्या, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, दिस पैटर्न इज रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्रिएट हो रहा है। तो ये भी बुक की स्टेटमेंट और बुक के अंदर बनाई गई फिगर से मुतल्लिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 27, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो डेफिनेटली देखें यहाँ पे जो दो फील्ड्स के दरमियान में गैप है वो कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान में गैप बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में डिस्टेंस कम हो तो इसका मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे, सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन 27 की बात कर रहे थे कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 28, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। ये उसके उलट पैटर्न था जो अभी मैंने शो किया था। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आपको पता है कि पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस अंदाज से बनता है, तो इस पैटर्न का नाम है रेडियली इनवर्ड। तो ये रेडियली इनवर्ड पैटर्न है, और पिछला जो पैटर्न था वो रेडियली आउटवर्ड था। जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 है, चार्ज ऑफ 4 कूलम इज इन फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम, द फोर्स ऑन द चार्ज इज। तो हमें इस फार्मूले का यूज़ करना है कि हमें पता है एफ फोर्स बराबर होती है क्यू इंटू ई के। ये हमने फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फार्मूले से डिराइव किया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज से। यहाँ से E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू को हमने एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर लिखा है। तो बहरहाल हमें यहाँ पे चार्ज भी दिया हुआ है
4 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 4 कूलम दी हुई है, तो ये 4 × 4 इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा जी। तो ये 16 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 30 देखें, इफ़ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्वली स्पेस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। आपको पता है कि हम अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस की प्लेट और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस की प्लेट रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस अंदाज से बनती है, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इक्वली स्पेस्ड है, दरमियान में डिस्टेंस हर जगह पे आप यहाँ से देख लें, बेशक यहाँ पे देख लें, तो ये तमाम डिस्टेंसेस जो हैं वो हर जगह पे सेम है, इसलिए इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए फील्ड ऑफ 1 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम विल बी। दोबारा हमें फोर्स पूछी हुई है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हम फिर दोबारा यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, F = Q × E। तो ये बेटे देखें, ये आ जाएगा F = Q × E, फार्मूला आ गया। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेनी है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर लेंगे, और बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 1 × 10⁸ के, तो मैं उसकी वैल्यू लगा लेता हूँ 10⁸ तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर आ जाएगी 1.6 × 10⁻19 प्लस 8, तो -19 प्लस 8 करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 1.6 × 10⁻11 न्यूटन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 31 की हम बात कर रहे थे, तो ये चार्ली ऑप्शन आ गई। क्वेश्चन 32 देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, हमारी बुक की स्टेटमेंट है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन फॉर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है वो σ/2ε0 के बराबर होती है, तो अल्फा ऑप्शन राइट आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जी बेटे क्वेश्चन 33 है, ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज इज। तो जो एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज़ जो है वो किसके बराबर आएगी, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है U = Q × V, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर रखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस उसने 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ऑप्शंस चूँकि हमें दी हुई हैं जूल्स के अंदर, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देंगे कूलम्स में, तो ये हम अगर 1.6 × 10⁻19 कूलम वोल्ट लिख देते हैं तो ये कूलम वोल्ट जूल के बराबर आते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करें, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9.6, 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 × 10⁻19 कूलम वोल्ट जूल के बराबर आ जाएगा, इसलिए बेटे बीटा ऑप्शन राइट होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 34, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली ये फार्मूला हम जानते हैं, E = -ΔV/ΔR, क्लास के अंदर डिस्कशन हुई थी डिटेल से। तो ये जो क्वांटिटी है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ रहा है। क्वेश्चन 36 देखते हैं, टू अपोजिट पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन देम इज। तो हमारे पास देखें बुक का न्यूमेरिकल भी है, ये आई थिंक वही स्टेटमेंट रिवाइज हुई है कि टू अपोजिट पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, लेट्स से कि हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2d के बराबर है। इसका मतलब हाफ डिस्टेंस जो है वो d के बराबर होगा, ये डिस्टेंस d के बराबर आ गया। आप इसका पोटेंशियल भी निकालेंगे, इसको V1 बोल दें, ये आ जाएगा K × Q/R के बराबर। आप इस चार्ज का पोटेंशियल भी निकालिएगा, वो V2 बराबर आ जाएगा K × Q - Q/R के बराबर। क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है इसलिए प्लस के साथ लिखा, ये चार्ज नेगेटिव है माइनस के साथ लिखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर वैल्यू है, इसमें किसी और चीज़ को मद्देनजर नहीं रखना, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को एडअप कर देना तो टोटल पोटेंशियल आएगा। तो टोटल पोटेंशियल V1 + V2 के बराबर जब आप निकालेंगे तो ये K × Q/R और माइनस K × Q/R ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो दैट्स वाई हमने इसका आंसर 0 लिखा। क्वेश्चन देखते हैं जी नेक्स्ट
सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट है 37. The work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in an electric field is called absolute potential. Actually it is the definition of absolute potential. Absolute potential की definition क्या है कि work done to bringing a unit positive charge from infinity to the point A, let's say कि कोई एक point है, ठीक है, to the unit charge that is known as electric potential. तो ये definition थी absolute potential की, इसलिए हमने इसको डेफिनेशन को चार्ली ऑप्शन में लेंगे, ये इसकी डेफिनेशन बन रही है. क्वेश्चन 38 देखिए. स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एम्प्यूले ऑफ लोरेंज़िनी आर प्रेजेंट इन शार्क्स. ये हमारी जो है बुक उसकी स्टेटमेंट है जी. तो हमारी बुक पे पेज नंबर 17 में ये स्टेटमेंट साइड इंफॉर्मेशन में लिखी हुई है, तो उसको पढ़ लीजिएगा. शार्क्स के अंदर सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं बहुत ज़्यादा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत नैनो वोल्ट्स तक डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्रे जो है वो उसको एक्जैक्टली लोकेट कर लेती है. क्वेश्चन 39 देखें. इफ़ ए चार्ज बॉडी इज मूविंग या इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन. एनी चार्ज बॉडी इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक्चुअली हम अगर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेट्स से कि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट्स हैं और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इन पे इस तरह से चार्जेस मौजूद हैं और हम एक चार्ज बॉडी को मूव करवाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है. फिर से क्वेश्चन देखें. इफ ए चार्ज बॉडी इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाउनवर्ड था लेकिन मैं चार्ज को मूव करवा रहा हूँ अपवर्ड. So if we move a positively charged body against the electric field, it will gain electric potential energy. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेसिकली हमें मेंशन करना चाहिए था कि चार्ज बॉडी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. हम अगर खुद से सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो फिर ये वाली ऑप्शन सही आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इट विल गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. क्वेश्चन 40 देखें. द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम. तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से जो होती है वो इसका ये फार्मूला है, जो इक्वल टू K इंटू क्यू ओवर आर. अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹. हमें चार्ज की वैल्यू मेंशन है 2 माइक्रोकूलम, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिखूँगा. और हमें डिस्टेंस की वैल्यू मेंशन है वो है 20 सेंटीमीटर, तो आप उसको 0.2 मीटर लिख सकते हैं. तो 0.2 मीटर को आप 2 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ताकि ये 2 से आप कैंसिल कर सकें. ये -1 जो है इसको आप ऊपर पार्ट में शिफ्ट करें तो ये ऊपर जाकर +1 हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹. और ये -6 और +1 -5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 9 - 5. तो अगर आप 9 - 5 करते हैं तो 9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट्स बनेंगे. तो जी हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी चार्ली 9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 41. ए चार्ज ऑफ 10 इंटू 10⁻⁻10 कूलम बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट 1 सेंटीमीटर अपार्ट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ -5 न्यूटन. तो हमें असल में देखा जाए तो कोई ऑप्शन उसने पूछ ही नहीं है कि आपने बताना क्या है, लेकिन चूँकि नीचे सारे यूनिट्स वोल्ट्स के अंदर दिए हुए हैं तो हम खुद से ही सपोज कर लेते हैं कि हमने वोल्टेज निकालने हैं. तो ये चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बेटे हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूलों से वाकफ हैं. एक है फोर्स पर यूनिट चार्ज और दूसरा है V/D पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला. तो हम इन दोनों फार्मूलों को बराबर करेंगे. यहाँ से हम वोल्ट की वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर आएगा F इंटू डी ओवर Q इज इक्वल टू V. तो देखिएगा F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, यस 10⁻⁻5, ये मैं 10⁻⁻5 लिख रहा. और डिस्टेंस की वैल्यू मेंशन है 1 सेंटीमीटर 10⁻2. और चार्ज की वैल्यू मेंशन है 10⁻10. तो डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 10 के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, या आ जाएगा +10 -5 और -2 -7, यानी 10⁻³ वोल्ट यानी 1 किलो वोल्ट ऑप्शन आ जाएगी, या फिर चार्ली ऑप्शन आ गई 10⁻³ वोल्ट जी. इसलिए हम इसको क्लिक कर रहे हैं क्वेश्चन 41 में चार्ली को. नेक्स्ट देखें बेटे क्वेश्चन 42 है. इफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट
which is 1 meter from a charge is 1 volt, then the potential at a point which is 2 meter from the same charge will be। तो ये हमसे उसने पूछा है, ठीक है। तो दोबारा से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज़ करते हैं, V इज इक्वल टू K इंटू क्यू ओवर आर, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है तो हम यूँ लिख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आपने इस फार्मूले को कंबाइन फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने यहाँ पे V2 की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये आ जाएगा V1 इंटू R1 ओवर R2 इज प्रोपोर्शनल टू R इक्वल टू V2। तो V2 निकल आएगा, V1 की वैल्यू लगाएं, यस V1 1 वोल्ट है और डिस्टेंस फर्स्ट वाला 1 मीटर है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1, और सेकंड वाला जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ये देखें एट ए पॉइंट विच इज़ 2 मीटर, तो ये 2 आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 1 ओवर 2। तो ये सेकंड वोल्टेज जो आएंगे वो 1 ओवर 2 के बराबर आएंगे जी, 0.5 वोल्ट। चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी बेटे क्वेश्चन, नेक्स्ट है 43, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डेफिनेटली डिक्रीज होती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर देती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर देती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अगर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। ये फार्मूला इक्वल टू F ओवर Q। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44। द चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q and Q minus Q and separated by distance r, the force of repulsion between them will be maximum when। असल में ये क्वेश्चन एक फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि हमारे पास जब भी बोले कि एक चार्ज है उसको आप डिवाइड कर लें और देखें कि फोर्स कब मैक्सिमम होगी उसकी कौन से रेशो के लिए। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 6 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो मैं उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ जाएगी K इंटू क्यू 1 इंटू क्यू 2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये देखें फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 9। अगर हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, टोटल चार्ज हमारे पास 6 कूलम था, हमने इसको 2 पार्ट कर लिए, 3 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये K इंटू 9 ओवर आर स्क्वायर एक ऑप्शन आ गया। अगर बेटे आप इसको 2 इक्वल पार्ट में नहीं किसी और में डिवाइड करते, जैसे इसको 2 करते और इसको 3 करते, तो आप देखते 3 इंटू 2 आता, तो नई जो फोर्स आती है वो हमारे पास आती है K इंटू 6 ओवर आर स्क्वायर। ये डेफिनेटली पहली फोर्स से कम है क्योंकि यहाँ पे 9 आंसर आ रहा है। अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करते 1 इंटू 5 में, तो फिर और वैल्यू कम हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए आंसर को अप्लाई करना था कि फोर्स मैक्सिमम कब होती है। तो फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब एक चार्ज दूसरे चार्ज से बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड में हो। तो वो कैसे हो सकता है कि आपने अगर टोटल पिछला जो चार्ज था वो 6 दिया हुआ था और जो नया चार्ज होगा वो उससे हाफ हो, ये हाफ ये ले लिया और ये हाफ ये ले लिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ऑप्शन आएगी, यानी अगर मैक्सिमम चार्ज हमें ये Q दिया हुआ है, से गिवन चार्ज है, इसको आप 2 पे डिवाइड करें ताकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उस वक्त दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स मैक्सिमम होती है। अदरवाइज किसी भी दूसरी ऑप्शन के लिए हमेशा फोर्स की वैल्यू जो है वो कम रहती है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसलिए इसमें बीटा ऑप्शन आ जाएगी। ये चार्ज की वैल्यू जो गिवन होल चार्ज है उसकी वैल्यू हाफ होगी, तो डेफिनेटली जो दूसरा चार्ज होगा वो भी Q/2 के बराबर आ जाएगा। अगर एक चार्ज Q/2 है तो आप इसको Q - Q करेंगे ना, तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, Q/2 के, यानी इक्वली डिवाइड कर दिया चार्ज को। तो इसलिए हमने वो ऑप्शन चूज़ की है जिसमें चार्जेस को इक्वली डिवाइड किया गया है, यानी Q/2 के बराबर। तो बीटा ऑप्शन राइट आ जाएगी क्वेश्चन 44 में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45। सेम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल, और सॉरी सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। अगर आप कुछ चार्ज दे देते हैं किसी कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल जो है इज रिमेन सेम थ्रू द कंडक्टर। उसकी रीज़न ये है कि अगर पोटेंशियल उसका, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर भी हो जाता है, यानी किसी भी आप कंडक्टर को
जब कोई चार्ज लेते हैं तो वो फ़ौरन वो चार्ज वो सारे का सारा इक्वली डिवाइड हो जाता है, पूरे कंडक्टर पे उस चार्ज की वैल्यू इक्वली डिवाइड हो जाती है। ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे चार्ज को वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं, कंडक्ट कर देते हैं सारा चार्ज, और वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। अगर ऐसा ना हो, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 3 चार्जेस रखते हैं कंडक्टर के ऊपर, तो वो चूँकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है दूसरे एंड पे, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है और चार्ज सामने से फ्लो करेगा तो वो सारे चार्ज को इक्वली डिवाइड कर लेगा, तब तक करंट फ्लो करता रहेगा जब तक चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं हो जाता और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। इसका मतलब V जो है जब तक कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक पोटेंशियल, तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो जब इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो अब करंट फ्लो स्टॉप है। इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, क्योंकि डेल्टा V और डेल्टा R आपने को निकाला। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को तो उसका पोटेंशियल हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें हर सूरत कंडक्टर के अंदर क्या रखनी है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो रखना है तो उसके लिए आपको V की वैल्यू या तो जीरो रखनी है या फिर कांस्टेंट रखनी है। तो जीरो तो यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू 4% है और 4 तो जिसका था, इसलिए हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है यानी सेम है। तो हर तरह के मटेरियल के लिए V की वैल्यू क्या है, सेम है, हर तरह की पोजीशन के लिए, विद इन द सेंटर भी और एट द सरफेस भी। काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कशन कर दी है क्योंकि कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ रहा होता है, मैंने कहा शायद आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हमने इसको डिटेल से डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटे क्वेश्चन 46। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज द अर्थ इज गुड कंडक्टर। यहाँ पे एक्सेस ऑफ मॉइस्चर होता है, तो याद रखिएगा आमतौर पर हम एक्सेस ऑफ मॉइस्चर की भी बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो अर्थ का पोटेंशियल है वो हम वहाँ पे अर्थ को कंडक्टर के तौर पे लेते हैं क्योंकि इजीली करंट वहाँ से फ्लो कर देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 47। ए प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। When it is accelerated by a potential difference 1 किलोवोल्ट, its kinetic energy will be। तो एक्चुअली हमें kinetic एनर्जी तो निकालनी है, लेकिन हम इसको निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि उसने जो गेन करनी है किनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करनी है। तो जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उतनी ही वो किनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इसलिए हम चार्ज की वैल्यू बताएंगे। और आप नोट करेंगे कि चार्ज की जो वैल्यू है वो चाहे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे उसने दिया हुआ है 1 किलोवोल्ट, तो ये 1 किलोवोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, ये की वैल्यू 1 kV लगा दी और चार्ज की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन लगा दी। उसका मैस अगरचे हैवियर है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, लेकिन चार्ज दोनों पे आपको पता है बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये किनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, चार्ली ऑप्शन इज 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो देयरफॉर वी विल हाईलाइट और टिक द चार्ली ऑप्शन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये राइट ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन 47 में। Yes. Next देखते हैं क्वेश्चन 48। The electric potential between 2 points A and B is delta V. The work done W by the field in moving a charge Q from A to B is बीटा ऑप्शन आ जाएगी क्योंकि बाय द फील्ड बोला गया है। लेट्स से कि हमारे पास ये चार्ज है और हमारे पास इलेक्ट्रिक, हाँ जी, द वर्क डन बाय द फील्ड हमने निकालना है और ये हमारे पास लेट्स से कि पॉइंट ए है हाई पोटेंशियल पे और ये पॉइंट बी है लो पोटेंशियल पे, जैसा उसने हमें बोला है 2 पॉइंट सी एंड बी डेल्टा भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर चार्ज रखते हैं तो जो फील्ड में वर्क करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी वो राइट साइड पे होगी और डिस्प्लेसमेंट भी डेफिनेटली राइट साइड पे होगा। तो थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी, तो आपको पता है जब थीटा की वैल्यू जीरो रहती है तो वर्क बराबर होता है डी कॉस जीरो, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो इसलिए वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये कौन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कर रही है, एक ही बात है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है तो उस वक्त वर्क की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। ओके हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49 जी, सॉरी क्वेश्चन 49 में देखें 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स आर डिस्टेंस 8.0 मीटर apart, the electric field
between the plates is uniform, directed towards the right, and has a magnitude of 4 Newton per coulomb. If an ion of charge plus 2 electron is released at rest, uh, at the left hand plate, what is the kinetic energy when it reaches the right hand plate? तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ से इस चार्ज को छोड़ रहे हैं तो फिर दोबारा हम यही फार्मूला वैसे लगा लेते हैं कि इस प्लेट से आपने इसको रिलीज़ किया है और ये मूव करता हुआ राइट साइड पे जाएगा, तो ये किनेटिक एनर्जी गेन कितनी करेगा, जितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी है जितनी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे कि गेन किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जितनी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है Q इंटू D। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू वी डी। तो वी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ई इंटू डी के लिए आ जाएगा क्यू, वी की जगह पे हम ई इंटू डी लगा देते हैं। अब सारी वैल्यूज़ गिवन है तो वैल्यू यूज़ करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर है, यहाँ पे 4 लिख दिया। डिस्टेंस की वैल्यू उसने 8 के बराबर दी है तो यहाँ पे 8 लिख दिया। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8, दैट विल बी इक्वल टू 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन आ जाएगी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं जी। इफ मटेरियल इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेस। डेफिनेटली आप ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं उतनी उसके मास की वैल्यू जो है वो कम की होती है। एक इलेक्ट्रॉन का मास -10⁻³ kg के बराबर होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, फ्री हुए हैं, तो उतना मास उसमें से कम होता जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं जब कोई पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसकी मास की वैल्यू डिक्रीज करती है इन द सेंस ऑफ द लॉस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। The force existing between two electrons placed at a particular distance in case of medium is 10 Newton. When medium is replaced by vacuum, the force becomes, actually हम F नॉट को बराबर लिखते हैं, F नॉट बराबर आता है एप्सिलॉन R इंटू F10 के। तो हमें ऐसा मटेरियल ढूंढना है जिसमें डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 2 टाइम होगी, क्योंकि ये फोर्स गिवन हमें 10 है तो F नॉट की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। आप बोलेंगे कि मैंने खुद ही डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 2 वैल्यू ले लिया। एक्चुअली सारे जो आंसर हमें दिए हुए हैं 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 10 न्यूटन तो आ नहीं सकती थी, 5 न्यूटन भी नहीं आ सकती थी, यानी बीटा और डेल्टा तो हो नहीं सकते क्योंकि वैक्यूम में फोर्स इंक्रीज होनी थी। गिवन फोर्स 10 है, ये देखिए हमें जो गिवन फोर्स है वो 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन से इंक्रीज ही करनी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, 20 न्यूटन या फिर 30 न्यूटन। तो एक्चुअली डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू जो है वो होल 3 के बराबर हो, यानी हाँ या तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम 3 ले लेते हैं वैल्यू, या फिर हम 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 20 आ जाएगी, 3 लेंगे तो 30 आ जाएगी। लेकिन 3 किसी भी डायइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रैक्टिकली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो पैराफिन पेपर जो है उसकी एग्जैक्ट 2 वैल्यू हमें मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट 3 वैल्यू जो है वो मिलती नहीं है। ये वजह है कि अल्फा ऑप्शन को चूज़ किया गया। 12 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, हमें बताना चाहिए था उसको बताना चाहिए था हमें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा मीडियम लिया जाएगा, ताकि हम उस वैल्यू को उसके मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। 52 देखें, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 वोल्ट हायर देन एट द पॉइंट बी if a negative charge -2 coulomb is moved from point A to point B, then potential energy of the charge will increase by 20 joule। ये देखें असल में हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, और दरमियान में हम नेगेटिव चार्ज जो है उसको मूव करवाते हैं, ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज -2 कूलम के बराबर है, और उसने बोला है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको मूव करवाएंगे। पोटेंशियल एट ए इफ नेगेटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। तो डेफिनेटली आप इस तरफ जब इसको मूव करवा रहे हैं, आप इस तरफ मूव करवा रहे हैं तो ये रिपल्शन में इजाफा हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब वी आर
परफॉर्मिंग सम वर्क टू द चार्ज, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसके मुकाबले में जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला Q × V लगा दें, ठीक है। चार्ज की वैल्यू 2 कूलम के बराबर थी और वोल्टेज जो है उसने दिए हुए हैं वो 10 के बराबर है, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल के बराबर आ जाएगी। तो दैट्स वाई हम 20 जूल जो है उसको राइट टेक करेंगे, तो ये इंक्रीज बाय 20 जूल आएगा। 53 देखें क्वेश्चन 53, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज बाय 4 टाइम। ये फार्मूला अगर आप यूज़ करते हैं तो आसानी से आप आंसर हासिल कर लेंगे। E = V/D, उसने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डबल कर दें, ये आ जाएगा 2D, और डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आप हाफ कर देंगे, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × V/D, यानी इट मीन्स E डैश विल बी इक्विवेलेंट टू 4E, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पोटेंशियल ये था इंक्रीज बाय 4 टाइम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54, for equipotential surface the potential difference between any two points on the same surface is 0। ये हमने डिटेल से बात की थी कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं, ऐसी सर्फेसेस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। मिसाल के तौर पे हमने बोला था कि ये पॉइंट A B C को मिलाएं और एक सर्फेस बना दें तो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस होगी। तमाम पॉइंट्स की सेम पोटेंशियल पे होंगे और ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 0 होगी क्योंकि सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं। इसकी डेफिनेशन ही ये है इक्विपोटेंशियल सर्फेस की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 55, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट विद डिस्टेंस इज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, डेफिनेटली ये फार्मूला लगाएंगे K × Q/R, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 4 रिएक्शन आ जाएगी। 56 देखें क्वेश्चन, a hollow metal sphere is charged with potential V, the potential at its center is V। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर आप किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को, मेटल स्फीयर को पोटेंशियल देते हैं तो वो पोटेंशियल पूरे स्फीयर के ऊपर, पूरे मेटल के ऊपर एक ही जैसा रहता है, बेशक सेंटर हो बेशक उसका सरफेस हो। क्यों? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 रहे। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं लिया जाएगा, सेम नहीं लिया जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जो कि हमारे जो स्टडी रूल्स हैं उनके अगेंस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी एवर बी 0 विद इन द कंडक्टिंग मटेरियल। तो वो तभी 0 हो सकता है जब पोटेंशियल एक के साथ है, यानी वो भी V के बराबर होगा। 57 देखें, द फोर्स बिटवीन टू charges is 8 Newton, now placed a mica of relative permittivity 4 between the two charges as a medium, the force then reduced to, तो डेफिनेटली हम फोर्स इन द मीडियम निकालेंगे F0/ε0 के बराबर, तो हमें फोर्स F0 इसमें दी हुई है 8 के बराबर है, और माइका विंडो की जो माइका शीट की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 4 के बराबर उसमें दी हुई है, तो 8/4 2 न्यूटन के बराबर आंसर आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 58, द इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग नॉर्थ एंटर ए रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स नॉर्थ, द इलेक्ट्रॉन स्लोज डाउन हो जाएगा। वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हम अगर इस तरफ देखते हैं कि ये डायमेंशन हम शो करते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ, जैसे कि इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स नॉर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और वो किस तरफ है, नॉर्थ पर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ होती है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है, वो भी नॉर्थ की तरफ है, ये भी नॉर्थ की तरफ। तो आपको पता है ये जब इस तरफ मूव करेगा तो इस तरफ तो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, तो उनकी रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम स्लो डाउन की ऑप्शन लगाएंगे। याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द फील्ड मूव करता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, अपोजिट द फील्ड मूव करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 59, इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डबल देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाता है, E = K × Q/R,
बराबर आर फार्मूला है, ए इंटू क्यू बराबर आर के फार्मूला है। अगर आप चार्ज डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाती है, तो डबल बीटा ऑप्शन आ जाएगी। द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 60, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 120 न्यूटन, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डबल, फोर्स विल बिकम। तो आपको पता है कि जब आप डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो 1/4 टाइम वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर देती है। हम उस एफ को यूज़ करते हैं, फिर हमारे पास एफ बराबर था ए इंटू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश बराबर आ जाएगा ए इंटू क्यू वन क्यू टू ओवर 2r, ये डबल हो गया डिस्टेंस, तो एफ डैश बराबर आ जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें हमें पहले मिली थी कितनी, 120 न्यूटन के बराबर, यस 120 न्यूटन, ये हमें ये वैल्यू गिवन है। तो ये एफ डैश आ जाएगा 120/4, यानी इट मीन इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। 30 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन थे, एमसीक्यू 60 एमसीक्यूज हमने आपके सामने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कैपेसिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम हमारे पास ये थे कैपेसिटर्स के और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको मिक्स करके हम 60 एमसीक्यूज जो है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे और उसको हम P7 कोड के नाम से लिखेंगे। इंशाल्लाह हम तब तक इजाज़त चाहते हैं। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।